स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। बीजेपी ने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी उसको रिकंस्टिट्यूट किया है। तो इस रिकंस्टिट्यूशन के मायने क्या हैं, इसको किस रूप में समझा जाना चाहिए, और अगर आप इस रिकंस्टिट्यूशन को यानी कि नई जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाई गई है कई सालों के बाद, यानी कि 2014 के बाद ये पार्लियामेंट्री बोर्ड रिकंस्टिट्यूट नहीं हुई थी जब अमित शाह पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो उसके बाद से पार्लियामेंट्री बोर्ड में कई सारी वैकेंसी थी, क्योंकि अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार ऐसे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाई प्रोफाइल मेंबर्स थे उनकी अनटाइमली डेथ हो गई। उसके बाद थावरचंद गहलोत जो कि दलित मेंबर के तौर पे यूनियन मिनिस्टर भी थे और पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी थे, उन्हें गवर्नर भेज दिया गया बना करके, तो उनकी एक और वैकेंसी रिक्त हो गई। तो इन सबको भरने का जो कार्यक्रम था वो लगातार टलता रहा, लेकिन फाइनली जेपी नड्डा ने अपने अध्यक्षीय पारी के अंतिम दिनों में, यानी कि उनका फिर से नॉमिनेशन दिसंबर जनवरी में होना है, उससे पहले उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड को रिकंस्टिट्यूट किया है। लेकिन उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज और सिग्निफिकेंस क्या है कि वहां पर न तो योगी आदित्यनाथ आए हैं, जो कि एक उम्मीद की जा रही थी कि सबसे लार्जेस्ट जो स्टेट है उसके मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की एक तरह से पार्लियामेंट्री बोर्ड में एंट्री होगी। उनकी एंट्री तो नहीं हुई, उल्टा शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी हो गई जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी जो कि पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं बीजेपी के, और एक पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक परंपरा प्रोटोकॉल रहा है कि जो पुराने प्रेसिडेंट रहे हैं उनको बोर्ड में जगह मिलती रही है, चाहे वो वेंकैया नायडू हो या फिर नितिन गडकरी, लेकिन नितिन गडकरी भी छुट्टी हो गई है। तो इस पार्लियामेंट्री बोर्ड के रिकंस्टिट्यूशन के मैसेज क्या है, किस तरह से बीजेपी की राजनीति को इंपैक्ट करेगा, और खास करके इसका सिंबोलिज्म क्या है इस पार्लियामेंट्री बोर्ड के रिकंस्टिट्यूशन का। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात बीजेपी के नए पार्लियामेंट्री बोर्ड की। तो जो नया पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, अगर उसकी तुलना आप वाजपेयी और आडवाणी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से करें कि जिस जमाने में वाजपेयी का पार्लियामेंट्री बोर्ड था, लाल कृष्ण आडवाणी का पार्लियामेंट्री बोर्ड था, उनके मेंबर्स कौन कौन हुआ करते थे। उनके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत बहुत दिनों तक रहे। ये सारे मेंबर्स, मुरली मनोहर जोशी, ये सारे मेंबर जो दिग्गज पॉलिटिशियन थे बीजेपी के, जिन्होंने बीजेपी की फाउंडेशन रखी, उन सबको उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में लगातार जगह मिली। और जब यंग लीडरशिप के रूप में अनंत कुमार आए, जब अरुण जेटली आए, सुषमा स्वराज आई, तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह मिली, और लगातार अपनी मौत से पहले तक ये सारे जो प्रोमिनेंट नेता थे वो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहे। लेकिन जो अब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बनी है उसमें किन बातों का ध्यान रखा गया है, किन पैरामीटर्स के आधार पर सिलेक्शन किया गया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। नए पार्लियामेंट्री बोर्ड में अगर आप ऊपर से देखें, जो 11 मेंबर्स की पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनके अलावा अगर आप देखें कि जो बाकी मेंबर्स हैं, यानी कि 4 सदस्यों को छोड़ दिया जाए, यानी कि प्रधानमंत्री खुद पार्लियामेंट्री बोर्ड में, अमित शाह होम मिनिस्टर के नाते, जेपी नड्डा बीजेपी प्रेसिडेंट के नाते, और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर के नाते। हालांकि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि राजनाथ सिंह को भी रखा जाता, जिस क्राइटेरिया के आधार पर अगर नितिन गडकरी को ड्रॉप किया गया है, चूंकि नितिन गडकरी पुरानी पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट के नाते, लेकिन फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट का जो पैरामीटर था उसको लगता है चेंज कर दिया गया, या फिर कहें कि नितिन गडकरी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सरकार से असहज हो रहे थे, या फिर उन्होंने जिस तरह से नागपुर की एक इवेंट में तो खुलेआम उन्होंने कहा कि अब उनका मन करता है कि राजनीति से रिटायर हो जाएं, क्योंकि अब जो पावर पॉलिटिक्स है, यानी कि सत्ता में किसी कीमत पर बने रहना, ये राजनीति का लक्ष्य हो गया है। वैसे में उन जैसे लोगों को लगता है कि राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए। और इससे पहले भी डिफरेंसेस उनके और जिस तरह से वो मिनिस्ट्री को चलाते हैं और जो पीएमओ है उसके बीच में कई मामलों में सामने आता रहा है। और चूंकि नितिन गडकरी के पास जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो नागपुर की स्ट्रेंथ है उनके पास में, उस जमाने में मोहन भागवत को अपने स्कूटर पे घुमाया करते थे, तो इसलिए उन्हें कैबिनेट से तो ड्रॉप नहीं किया जा सका, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड से ड्रॉप करके एक संदेश देने की कोशिश की गई है। अब आते हैं जो नितिन गडकरी का जो उन्हें निकाला गया पार्लियामेंट्री बोर्ड से। दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्हें की पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया गया था। एक जमाने में आपको याद होगा कि जिस तरह से पार्लियामेंट्री बोर्ड में पहली बार जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे 2006 के समय में, तो नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में एंट्री कराई थी राजनाथ सिंह ने आडवाणी के दबाव में, क्योंकि आडवाणी
कि उस समय सबसे जो चहेते मुख्यमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी थे और आडवाणी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में एंट्री हो। पार्लियामेंट्री बोर्ड में एंट्री हुई, लेकिन राजनाथ सिंह ने फिर जब लाल कृष्ण आडवाणी से उनके डिफरेंसेस होने लगे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से ड्रॉप कर दिया और वो एक उस समय एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी इसको लेकर। बाद में उन्हें बैलेंस करने के लिए शिवराज सिंह चौहान की एंट्री हुई, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी अगर अनुभव के लिहाज से देखा जाए तो अनुभव में उस जमाने में, जिस जमाने में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो शिवराज का क्लेम कहीं कम नहीं बैठता था। तो बाद में शिवराज सिंह चौहान की एंट्री हुई। लेकिन अब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का पैरामीटर बदला गया है उसमें किसी मुख्यमंत्री को जगह नहीं मिली है। अब इसका इंटरप्रिटेशन या इसके पीछे की पॉलिटिक्स आप दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी इसलिए भी हुई है क्योंकि अगर शिवराज रहते तो योगी आदित्यनाथ को भी लाना पड़ता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े लार्जेस्ट स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक बार मोदी और योगी का जो दोनों का जो ब्रांड है उसके सहारे बीजेपी को यूपी में जीत मिली है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वो संघ के भी एक पसंदीदा राजनेता हैं और कहीं ना कहीं ये खतरा जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है उसको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक क्लेमेंट हो सकते हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। योगी की जो अपने जो मैनेजर हैं, जो उनके अपने लोग हैं, वो पिछले कुछ दिनों में इस बात को हवा देते रहे हैं कि योगी का जो क्लेम है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में बनता है। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के रिकंस्टिट्यूशन में शिवराज सिंह को ड्रॉप करके योगी का जो क्लेम है वो कहीं ना कहीं नलीफाई कर दिया गया है, उन्हें उस पैरामीटर के आधार पर हटा दिया गया है। अब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो बाकी सदस्य हैं उनके नामों को समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी एंट्री क्यों हुई है और इसके पीछे का सिग्निफिकेंस या सिंबोलिज्म क्या है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में बीएस येदियुरप्पा को लाया गया है। येदियुरप्पा निश्चित रूप से 4 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के लीडर ऑफ अपोजिशन और दक्षिण में पहली बार कमल खिलाने वाले मुख्यमंत्री येदियुरप्पा रहे हैं। येदियुरप्पा की वैसे तो अगर आप ख्याति देखें कि 2008 में मैं उनके इलेक्शन को कवर करने गया था और उस जमाने में येदियुरप्पा की जो पॉपुलरिटी थी वो कर्नाटक में वाजपेयी से कम नहीं थी और वो वहाँ के वाजपेयी एक तरह से कहे जाते हैं और दक्षिण के राज्यों में कमल खिलाने का सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो येदियुरप्पा को जाता है। तो येदियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाने का सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि 2021 में जब बीजेपी हाईकमान उन्हें हटाना चाहता था तो येदियुरप्पा पिछली बार की तुलना में बिना नानुकूर करते हुए वो हट गए। पिछली बार जब 2011 में एज ए चीफ मिनिस्टर उनको जो करप्शन के केसेस थे जब हटाया जा रहा था तो येदियुरप्पा ने धमकी दी थी कि न केवल मैं पार्टी छोड़ दूंगा बल्कि पार्टी को जीतने भी नहीं दूंगा और उसके बाद उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी और 2013 में बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया था कर्नाटक से। तो इस बार येदियुरप्पा ने एक तरह से कुर्बानी दी दिल्ली के लिए और बोम्मई को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरा जो फैक्टर है कि लिंगायत वोट बैंक उनके साथ है और बिना लिंगायत के बीजेपी कर्नाटक में चुनाव जीत नहीं सकती। लिंगायतों के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा हैं। तो एक तरह से लिंगायत वोट बैंक को सेटिस्फाई करना, उनके लिए मैसेजिंग करना, येदियुरप्पा को एक तरह से गुड ह्यूमर में रखना, क्योंकि येदियुरप्पा के जो बेटे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी एम्बिशन रखते हैं चीफ मिनिस्टर बनने की। तो कहीं ना कहीं येदियुरप्पा को एक तरह से संतुष्ट करने की कोशिश कह सकते हैं। और साउथ में दक्षिण जो प्रोजेक्ट है बीजेपी का, वहां पे कर्नाटक सबसे क्रूशियल है क्योंकि अगले साल वहां के लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसके अलावा तेलंगाना जहां पे बीजेपी का स्टेक काफी ज्यादा है। तो एक तरह से साउथ मैसेजिंग के तौर पर येदियुरप्पा को शामिल किया गया है पार्लियामेंट्री बोर्ड में। इसके अलावा जो मेंबर्स शामिल किए गए हैं, सर्बानंद सोनोवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और उनकी पसंद के मुख्यमंत्री आसाम में, लेकिन उन्हें भी एक तरह से त्याग करना पड़ा। अमित शाह के जो खास हेमंता बिस्वा शर्मा थे उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए और चुनाव के बाद हेमंता को मुख्यमंत्री बनाया गया और सर्बानंदा को सैक्रिफाइस करना पड़ा, उन्हें यूनियन कैबिनेट में लाया गया। और चूंकि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि नॉर्थ ईस्ट का पहली बार एक बंदा पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया जा रहा है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो ज़्यादा मोर इंक्लूसिव है और इसलिए जहां पर लोकसभा की 25 सीटें हैं और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है और इसलिए क्रूशियल है हेमंता को शामिल करना पार्लियामेंट्री बोर्ड में। तो उस पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा को उनके त्याग और पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए उन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा आप देखें कि के लक्ष्मण जो सबसे सरप्राइजिंग कैंडिडेट जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में आया है वो के लक्ष्मण है। तेलंगाना से हैं, ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं और सीधा मोर्चा से पार्लियामेंट्री बोर्ड में जंप ले लेना ये तो शायद बीजेपी के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। पहले उन्हें राज्यसभा भेजा गया, यूपी से राज्यसभा का मेंबर बनाया गया और उसके बाद उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में इंडक्ट कर लिया गया।
तो साफ संकेत है कि कितना क्रूशियल है बीजेपी के लिए तेलंगाना जीतना, चूंकि वो तेलंगाना से हैं और तेलंगाना में जिस तरह से चंद्रशेखर राव की सरकार को बीजेपी हटा फेंकना चाहती है अगले विधानसभा के चुनाव में, जिस तरह से थोड़े दिन पहले ही वहां पे बीजेपी की हाई प्रोफाइल नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, तो वो एक संकेत है, एक मैसेजिंग है तेलंगाना के लिए कि एक ओबीसी मोर्चा के व्यक्ति को सीधे पार्लियामेंट्री बोर्ड में इंडक्ट किया गया है। और जिस तरह से बीजेपी की पॉलिटिक्स ओबीसी ओरिएंटेड और खास करके जो पिछड़ी जातियां हैं उससे ओरिएंटेड जुड़ी रही है। आपको याद होगा कि जब यूनियन कैबिनेट का रिशफल हुआ था उसमें 27 मिनिस्टर ओबीसी कम्युनिटी से थे, तो इसलिए के लक्ष्मण का इंडक्शन सरप्राइजिंग है, लेकिन उस ओबीसी कम्युनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए और खास करके मिशन तेलंगाना के लिए उनका सिलेक्शन किया गया है। इसके अलावा जो और इंडक्शन हुआ है वो 2 सरप्राइजिंग और इंडक्शन किए गए हैं। पहला इकबाल सिंह लालपुरा जो आईपीएस ऑफिसर हैं और एक ज़माने में जब भिंडरावाले का ज़माना था उस ज़माने में उन्होंने लोहा लिया था आईपीएस ऑफिसर के नाते। बाद में वो बीजेपी में आए, 2012 में बीजेपी में उनकी एंट्री हुई, उसके बाद उन्हें प्रवक्ता बनाया गया, फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया और फिर पिछले विधानसभा चुनाव में पंजाब विधानसभा में उन्हें टिकट भी दिया गया था। ये अलग बात है कि चुनाव हार गए, लेकिन उनकी एंट्री पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुई है। उसका साफ संकेत ये है और उसकी मैसेजिंग ये है, चूंकि जिस तरह से कृषि कानून पे जो सिख कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी की नाराजगी सरकार को झेलनी पड़ी थी, और न केवल पंजाब में तो निश्चित रूप से बीजेपी का कोई खास स्टेक नहीं है, लेकिन वो सिख कम्युनिटी है वो सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो सिख कम्युनिटी का जो डायस्पोरा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। उनके पूरे दुनिया भर में गुरुद्वारे हैं और जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो इंटरनेशनल इमेज और ख़ास करके जो उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स जो पॉलिसी है उसको इम्पैक्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान काफ़ी हुआ था। अलग अलग जगहों पे लंदन से लेकर कनाडा में प्रोटेस्ट हुए थे फार्मर्स एजिटेशन को लेकर। तो सिख जो कम्युनिटी का एक बीजेपी से दुराव हुआ, जो सेपरेशन हुआ, अलगाव हुआ, उसको रीच आउट एफर्ट के जरिए उनको बांधने के लिए इकबाल सिंह लालपुरा की एंट्री हुई है। प्रवक्ता और कमीशन के चेयरमैन से सीधा पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो सदस्य बन गए हैं। सुधा यादव सुषमा स्वराज के बाद चूंकि वुमेन कैंडिडेट के तौर पे पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक वुमेन कैंडिडेट रही है, वुमेन मेंबर रहा है। सुषमा स्वराज की डेथ के बाद कोई भी महिला सदस्य नहीं थी पार्लियामेंट्री बोर्ड में और ढेर सारे एस्पिरेंट थे। निर्मला सीतारमण को लग रहा था, फाइनेंस मिनिस्टर को लग रहा था कि उन्हें इंडक्ट कर लिया जाएगा, स्मृति ईरानी को लग रहा था कि उन्हें इंडक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी प्रेसिडेंट ने उन सब की जो आकांक्षाएं थी, जो एस्पिरेशन थी, उस पर फिलहाल पानी डाल दिया है। और सुधा यादव जो एक बार लोकसभा का चुनाव जीती है सिर्फ 99 में, कारगिल विडो हैं, उनके पति उस कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में इंडक्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं निगाहें दूसरी तरफ है, एक तरफ नेशनलिज्म, दूसरी तरफ हरियाणा, जहां पर जिस कम्युनिटी से वो आती हैं, यादव कम्युनिटी से आती हैं, और साउथ जो हरियाणा है जहां पे यादवों की अच्छी खासी जनसंख्या है और इंद्रजीत सिंह उसी के सहारे यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो वहां पर तो महिला, यादव और खास करके नेशनलिज्म, इन तीनों के जरिए, और खास करके चूंकि स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण को नहीं बनाना था पार्लियामेंट्री बोर्ड में, इसलिए सुधा यादव की एंट्री कर दी गई है। तो इस पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से 3-4 मैसेज निकलते हैं। पहला संदेश ये निकलता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में रीजनलिज्म, यानी कि जो अलग अलग इकाइयां हैं, अलग अलग राज्य हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। ये बताने की कोशिश की गई है कि अब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो ज़्यादा इंक्लूसिव है, नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, पंजाब से रिप्रेजेंटेटिव है, सिख कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे ही वुमेन है, दलित हैं, सत्यनारायण जटिया एक और जो मेंबर जिनकी एंट्री हुई है वो सत्यनारायण जटिया हैं। चूंकि थावरचंद गहलोत गवर्नर बन गए थे तो दलित कोटे से उनकी एंट्री हुई है। जटिया साहब वैसे तो उनका जो पार्लियामेंट्री करियर है वो काफ़ी बेदाग रहा है, 7 वर्ष से ज़्यादा वो सांसद रहे हैं, एक बार राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, 2 बार असेंबली में चुनकर आए हैं, वाजपेयी सरकार में लेबर मिनिस्टर थे, सोशल जस्टिस के मिनिस्टर थे। और जटिया साहब की पिछली बार 2020 में जो उनका राज्यसभा टेन्योर खत्म हो रहा था उसको रिन्यू नहीं किया गया था, तो लगा था कि अब ये रिटायरमेंट में चले जाएंगे। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में असेंबली के चुनाव होने हैं, चूंकि शिवराज सिंह चौहान को वहां से ड्रॉप किया गया है, चूंकि थावरचंद गहलोत जो दलित कम्युनिटी से हैं उनको उनका रिप्लेसमेंट खोजा जाना चाहा, तो इसलिए सत्यनारायण जटिया की
एंट्री हुई है। तो जो 3-4 मैसेज हैं, बड़े मैसेज, पहला कि ज़्यादा इंक्लूसिव बताने की कोशिश की गई है कि ज़्यादा इंक्लूसिव है, अलग अलग उन रीजन को इंक्लूड किया गया है जहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं था पहले। उसके अलावा जो एक तरह से कास्ट को बैलेंस किया गया है। कास्ट को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी बॉडी पहले से ही है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी कास्ट को बैलेंस करना एक तरह से सिंबोलिज्म के लिए ज़रूरी होता है, और इसलिए दूसरी जो बॉडी है उसके अलावा पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी कास्ट को बैलेंस किया गया है, जिसमें कि अलग अलग कम्युनिटी को जगह मिले, अलग अलग कास्ट को जगह मिले, अलग अलग रीजन को जगह मिले। लेकिन ढेर सारे ऐसे जो आलोचक हैं जो उनका ये भी कहना है कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ज़्यादातर एक तरह से एक्सटेंडेड मार्गदर्शक मंडल हो गया है, क्योंकि अगर ऊपर के 4 मेंबर्स को छोड़ दिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, इन 4 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो मेंबर्स हैं उनके पास उस तरह का से या एक्सपीरियंस या फिर उस तरह की का स्टेचर नहीं है, अगर येदियुरप्पा को भी छोड़ दिया जाए, कि वो उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब चीफ मिनिस्टर का फैसला होता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड इसलिए क्रूशियल है कि किसी भी राज्य में जब महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं, किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे हटाना है, तो वो डिसीजन जो होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता है। तो वैसे में क्या सुधा यादव या इकबाल सिंह लालपुरा, क्या ऐसे जो मेंबर बनाए गए हैं, क्या वो उस समय उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर उस डिसीजन के अगेंस्ट में कोई अपनी राय रखेंगे? जिस तरह से नितिन गडकरी इस बात के लिए विख्यात थे या कुख्यात थे कि वो हमेशा उनकी एक डिफरेंट ओपिनियन होती थी, जैसे कि मुरली मनोहर जोशी और तमाम जो सीजन नेता थे, वो कई बार लालकृष्ण आडवाणी के फैसले के खिलाफ भी कहते थे, वाजपेयी के फैसले के खिलाफ भी कहते थे। वेंकैया नायडू का उदाहरण सबसे प्रमुख है। एक बार वेंकैया नायडू से मैंने पूछा, जब वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स थे वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले, कि जब वाजपेयी आडवाणी की पार्लियामेंट्री बोर्ड होती थी उसकी बैठक कैसे होती थी, तो वेंकैया नायडू ने कहा कि इसमें जो सबसे स्मार्ट थे वो प्रमोद महाजन थे। प्रमोद महाजन अपनी ओपिनियन बिल्कुल नहीं रखते थे, अंत तक वो चुप रहते थे, और सबसे वोकल मैं था। मैं सब कुछ जिसके बारे में टिकट का सिलेक्शन हो रहा है, चीफ मिनिस्टर को हटाना, मैं सबसे पहले अपनी राय रख देता था। और प्रमोद महाजन चूंकि वाजपेयी और आडवाणी के बीच की कड़ी थे, तो प्रमोद सबकी ओपिनियन सुनने के बाद कंक्लूड करते थे, और उन्हें लगता था कि वाजपेयी को यह ठीक लगेगा, क्योंकि सबकी ओपिनियन उन्होंने उस इनपुट में शामिल कर लिया। वाजपेयी उनकी बात से इत्तेफाक रखते थे और इस तरह से डिसीजन होता था। लेकिन अब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहां पर क्रॉस सेक्शन यानी कि डिफरेंट व्यूज रखने वाले मेंबर्स कम हैं। तो क्या इस पार्लियामेंट्री बोर्ड से बीजेपी की जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, जिसमें ढेर सारे मेंबर्स जो यंग मेंबर हैं और खास करके जिन्होंने अपने करियर में ये प्रूव किया है, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो, जो कि इस समय बीजेपी के राइजिंग स्टार हैं, तो इनको जगह न देकर उन सारे सदस्यों को जो कि अपनी जीवन की राजनीतिक पारी खेल चुके हैं, उनको जगह देना कितना जस्टिफाइड था? ये बीजेपी के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसमें ढेर सारे नेता ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। लेकिन निश्चित रूप से इस पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए कास्ट कॉम्बिनेशन, रीजनलिज्म और एक्सपीरियंस को सेट किया गया है, पैरामीटर्स बदल दिए गए हैं ताकि योगी की एंट्री न हो जाए। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को देखना ना भूलें और उसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।